ईरान के अंदर एक तबका था जो इस चीज के फेवर में था कि यूएस से अगर बचना है तो न्यूक्लियर जैसा एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक टूल होना चाहिए। लेकिन आयतुल्लाह खुमैनी जो थे ये न्यूक्लियर वेपन के खिलाफ थे। इनका मानना था कि मास डिस्ट्रक्शन वाले जो हथियार होते हैं ये इस्लाम के असूलों के खिलाफ हैं। तो जब तक आयतुल्लाह खुमैनी रहे न्यूक्लियर वेपन के बारे में इतनी ज्यादा खुल के बात नहीं हुई। लेकिन होता क्या है कि ईयर 1989 में आयतुल्लाह खुमैनी की डेथ हो जाती है और उसके बाद अली खमैनी ये पावर में आते हैं। और इस टाइम पे ईरान की सिचुएशन ये हो चुकी थी कि एक तरफ यूएस बैक्ड अरब जो थे वो खिलाफ में थे, इजराइल खिलाफ में था, यूएस रिजीम चेंज कराने में लगा हुआ था। तो ईरान ने यहाँ पे 2-3 चीजें की। ईरान ने यूएस से डायरेक्ट लड़ने की बजाय मिडिल ईस्ट के अंदर जो भी छोटे छोटे ग्रुप्स थे जो इजराइल और अरब रॉयल फैमिली जैसे सऊदी, बहरीन, यूएई इनके खिलाफ थे, जैसे पैलेस्तीन में हमास, लेबनान में हिजबुल्ला, जैसे यमन में हुतीज, ऐसे कई सारे ग्रुप जो थे उनको पैसे और हथियार से सपोर्ट करना चालू किया। इनको अपनी प्रॉक्सी बनाई। इस स्ट्रेटेजी को ये लोग फॉरवर्ड डिफेंस और एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के नाम से बोलते थे। तो इससे हुआ ये कि मिडिल ईस्ट में जो गरीब पैलेस्तीन का सपोर्टर था, इजराइल के खिलाफ था, या अपनी सरकार से नाराज था, या अरब फैमिली से नाराज था, इनके सामने ईरान ने अपने आप को ऐसे प्रोजेक्ट किया कि देखो हम पैलेस्तीन के साथ हैं, हम इजराइल के खिलाफ हैं और हम तुम्हारी कंट्री की करप्ट रॉयल फैमिली जो यूएस की पपेट है हम उसके भी खिलाफ हैं। तो इसका एडवांटेज मिला ईरान को। ये चीज शिया सुन्नी से हटके जो पूरा मुस्लिम उम्मा है उसके एक सेक्शन में ईरान के लिए सिंपैथी आई। और जब ये चीज हुई तो यहां से सऊदी, यूएई, इनकी जो रॉयल फैमिलीज थी ये भी डरे। इनको लगा कि ईरान अब हमारे यहाँ भी रेवोल्यूशन ना करा दे और हमें हटा के पूरे मुस्लिम उम्मा का जो लीडर बनने की कोशिश कर रही है कहीं ये सच में ना हो जाए। और अगर कहीं ईरान हमसे स्ट्रांग हो गया, उसके पास न्यूक्लियर आ गया, तो उस कंडीशन में तो ईरान को रोकना और उसके जो पर्पज है उसको रोकना एकदम मुश्किल हो जाएगा। तो सऊदी वगैरह जो है वो अपनी सिक्योरिटी गारंटीज को लेकर यूएस के और ज्यादा क्लोज हुए। इनफैक्ट यूएस को और मोटिवेट किया कि ईरान का कुछ किया जाए। और फिर इसके बाद जो दूसरा स्टेप ईरान ने लिया, शाह के टाइम पे जो यूएस ने ईरान को न्यूक्लियर रिएक्टर्स वगैरह दिए थे उसको रिवाइव करना स्टार्ट किया। जो साइंटिस्ट थे मोहसिन फखरीजादे, इनको टास्क दिया गया और इन्होंने ईरान का जो नतांज और आर्क लोकेशन है यहाँ पे यूरेनियम एनरिचमेंट का प्रोग्राम स्टार्ट किया। लेकिन ईयर 2002 तक MEK जो कि ईरान के अंदर एक ऑपोजिशन है उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये दोनों न्यूक्लियर साइट जो थी इनको पब्लिक कर दिया। देखिए जो पूरा अभी जो लड़ाई चल रही है, जो पूरा कन्फ्लिक्ट है, इसमें एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि ये जो जमीन के अंदर से रॉ यूरेनियम निकलता है उसके मिक्सचर में 99% से ज्यादा हिस्सा U-238 आइसोटोप का होता है और 1% से भी कम हिस्सा U-235 आइसोटोप का होता है। न्यूक्लियर यूज करने के लिए ये जो U-235 है यही काम का होता है। ये जो रॉ यूरेनियम में से U-235 का परसेंटेज को बढ़ाया जाता है उसको ही एनरिचमेंट कहते हैं। अगर ये एनरिचमेंट यानी कि U-235 का जो परसेंटेज है ये 3 से 5% तक हो जाता है तो ये इलेक्ट्रिसिटी वगैरह में यूज हो सकता है। लेकिन यही एनरिचमेंट अगर 90% तक पहुंच जाता है तो तब जाके ये न्यूक्लियर वेपन में यूज हो पाता है। तो जब इस टाइम पे न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में दुनिया को पता चला तो ईरान ने कहा कि हम वेपन नहीं बना रहे, हम तो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के लिए बस 1-2% तक का एनरिचमेंट कर रहे हैं। लेकिन ये सारी चीजें देख के तुरंत इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA इनकी टीम साइट पे पहुंचती है। उनको हाईली एनरिच्ड यूरेनियम बनाने के पार्टिकल्स वगैरह मिलते हैं। तो इस चीज से बहुत ज्यादा ईरान के ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर आता है। तो ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम इसी टाइम पे रोक देता है। तो इस टाइम पे न्यूक्लियर प्रोग्राम तो रुक गया, लेकिन सेम टाइम पे एक और ऐसी चीज होती है कि फिर से दोबारा से इसकी नीड पड़ जाती है। होता क्या है कि सद्दाम हुसैन जो यूएस के अगेंस्ट हो गया था उसको यूएस ने पकड़ा और रिजीम चेंज कर दी इराक के अंदर। और ये करने के बाद ईरान को भी इराक के साथ जोड़ के एक्सिस ऑफ इविल बोलना स्टार्ट कर दिया यूएस ने। और एक तरफ इराक में यूएस घुस गया, दूसरी तरफ अफगानिस्तान में भी यूएस था और धीरे धीरे ईरान को हर तरफ से एनसर्कल करके प्रेशर बनाना स्टार्ट किया यूएस ने। इस सद्दाम वाले इंसिडेंट का ईरान पे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा। यहां से ईरान को रियलाइज हो गया कि जो देश यूएस की हिट लिस्ट में है उसका जाना तय है। बस एक नॉर्थ कोरिया है जो यूएस की हिट लिस्ट में भी है लेकिन उसको यूएस टच नहीं करता, और वो सिर्फ इसलिए नहीं करता क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर है। तो यहीं से ईरान को लगा कि अगर अपना सर्वाइवल चाहिए और यूएस से